नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोजगार की राह में। और मैं रोहित तेवतिया एक बार फिर आ गया हूं भूगोल की एक नई क्लास लेकर। पिछली क्लास में हमने देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था और उससे उससे पिछली क्लास में हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और कुछ पुराने प्रश्नों के साथ जो हमने उससे पिछली क्लासों में लिए थे, उससे भी एक दो प्रश्न हमने लिए हैं रिवीजन के तौर पर। और कुछ प्रश्नों के साथ हम आ गए हैं अपनी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला लेकर। आज के क्लास में हम बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे जिसके जवाब आप भी साथ के साथ कमेंट्स में देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन है प्रधान देशांतर, देशांतर, अक्षांश या इनमें से कोई नहीं। कोणीय दूरी के बारे में हमने पढ़ा था कि जो भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी होती है वह अक्षांश कहलाती है। और जब दोनों कोणीय दूरी को आपस में मिला दिया जाता है तो उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अक्षांश और अक्षांश रेखा, इन दोनों के बारे में हमने अलग अलग से समझा था। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, मानचित्र पर कितनी होती हैं और ग्लोब पर कितनी होती हैं। ठीक है, तो अपना जो जवाब है पहले सवाल का वह है अक्षांश। अक्षांश वह रेखाएं हैं जो अ, पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती हैं, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं और इनके बीच की दूरी को हम पेटी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बेल्ट भी कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी हमने पढ़ी थी 111.13 किलोमीटर। और जो भूमध्य रेखा है यह भी एक अक्षांश रेखा होती है, यह भी हमने पढ़ा था। तो इतना कुछ हमने अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ा है। हमने ये भी पढ़ा था कि कर्क रेखा भी एक अक्षांश रेखा है और मकर रेखा भी एक अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा उत्तर में 23.5 डिग्री पर स्थित है और मकर रेखा दक्षिण में 23.5 डिग्री पर स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृहत व्रत का उदाहरण है? क्या होता है वृहत व्रत? यदि इंग्लिश में पढ़ें तो ग्रेटर सर्कल। ग्रेटर सर्कल यानी बड़ा व्रत। अब व्रत बन रहा है तो पहली बात, क्या ये अक्षांश रेखा से बनेगा या देशांतर रेखा से बनेगा? व्रत हमेशा अक्षांश रेखा से बनता है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब ऐसे ही व्रत हमारी ग्लोब पर जो हैं उसमें सबसे बड़ा व्रत कौन सा है? वह है भूमध्य रेखा वाला व्रत। यह भी हमने पढ़ा था, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि भूमध्य रेखा के हमें सिर्फ एक ही नाम से काम नहीं चलेगा। भूमध्य रेखा, इसके लिए हमें नाम पढ़ना है विषुवत व्रत। यह नाम भी हमें इसका याद रखना है। और एक अपना वृहत व्रत यानी ग्रेटर सर्कल, सबसे बड़ा सर्कल ग्लोब पे कहाँ बनता है? वो भूमध्य रेखा पर बनता है। मैंने अभी आपको बताया कि भूमध्य रेखा एक अक्षांश रेखा होती है, तो कितने डिग्री पर होती है यह हम याद रखेंगे कि यह 0 डिग्री पर होती है। कर्क रेखा के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। आर्कटिक रेखा की बात करें तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित रेखा को हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। और यदि मैं दक्षिण की बात करूं कि दक्षिण में 66.5 डिग्री पर जो स्थित रेखा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अंटार्कटिक व्रत।
सारे ऑप्शंस के बारे में हमने एक एक क्लियर कर लिया है और प्रश्न नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा, ग्रेटर सर्कल क्या है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं, जैसे हमने पढ़ा वह ऐसी रेखाएं जो उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती हैं, उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उसी प्रकार दो ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। यह ध्रुवों को आपस में जोड़ती हैं। यहां पे हम देखेंगे इस तरीके से ये खिंची हुई होती हैं। ग्लोब पर सबसे ज्यादा इनकी दूरी हम देखेंगे वह भूमध्य रेखा पर होती है। कितनी होती है? यह भी समथिंग 111 किलोमीटर ही होती है। और यदि पॉइंट में बात करें तो 0.32 ज्यादा है, यानी 11.32 किलोमीटर सर्वाधिक देशांतरों के, दो देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर देखने को मिलती है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम पेटी या बेल्ट कहते हैं, उसी प्रकार दो देशांतरों के बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। और यह है कितनी? 111 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा। और यदि ध्रुवों पर बात करें दो देशांतर रेखाओं की, तो इनकी दूरी यहां पर नगण्य हो जाती है, यानी जीरो। ध्रुवों पर आकर ये मिलती है तो इनकी दूरी जीरो हो जाती है। भूमध्य रेखा के बारे में हमने पढ़ ही लिया। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसको वृत्त भी कहते हैं। यह हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, जिसे हम उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग कहते हैं। कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। देखिए, अगर प्रधान मध्याह्न रेखा को यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया जाता तो हम ऑप्शन में पढ़ते के साथ ही टिक कर लेते। हालांकि जिस भाई ने इसको पहले से पढ़ा होगा, पहली क्लास ली होगी, तो वह समझ गया होगा कि प्रधान मध्याह्न रेखा किसके लिए बोला गया है। यह बोला गया है ग्रीनविच लाइन को। ग्रीनविच लाइन, इंग्लिश में ग्रीनविच बोलते हैं, हिंदी में प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। तो किस शहर से होकर गुजरेगी? यदि मैं इंग्लिश के नाम को ही देख लूं तो यह किस शहर से निकल रही है? यह ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। ग्रीनविच शहर किस देश में स्थित है? यह यूके में स्थित है। ग्रीनविच लाइन जो है यह अक्षांश रेखा है या देशांतर रेखा है? तो हम बताएंगे यह एक देशांतर रेखा है। अगर यह देशांतर रेखा है तो यह कितने डिग्री पर गुजरती है? यह 0 डिग्री पर गुजरती है। इसका काम क्या है? किस लिए हमने इस रेखा को ड्रॉ किया? समय के लिए, समय की जानकारी के लिए हमने देशांतर रेखा को ड्रॉ किया। यदि हम बाकी ऑप्शन पर जाएं तो सिडनी एक शहर है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा टापू है, एक द्वीप है। यदि सबसे बड़े द्वीप की बात पूछी जाए तो वह ग्रीनलैंड है। और इलाहाबाद के बारे में हम जानते हैं कि यह भारत का एक नगर है, एक शहर है, जिसका नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है। और प्रयागराज के नैनी नामक कस्बे से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इतना हम इलाहाबाद के बारे में जान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला अपना प्रश्न है जो हमसे पूछ रहा है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है, डिटेल में पढ़ा था। हम जानते हैं पृथ्वी कितने अंशों में हमने बांटा हुआ है, पृथ्वी को 360 डिग्री में बांटा हुआ है। और यदि समय की बात करें तो हमने समय को कितने घंटे में बांटा हुआ है? 24 घंटे में बांटा हुआ है। बात 1 घंटे की ही तो हो रही है, तो 1 घंटे में कितना डिग्री बनेगा? 1 घंटे में 24 से 360 को काट लीजिए, 15 डिग्री बनेगा।
लेकिन प्रश्न में कभी कभी यह आ जाता है कि 1 डिग्री चलने पर कितने समय का अंतर देखने को मिलता है। तो हम यहाँ से 1 डिग्री का निकालना चाहें तो घंटे में तो निकलेगा नहीं, हम घंटे को 60 मिनट में बदल लेते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट भी होते हैं, तो यानी 15 डिग्री बराबर 60 मिनट भी होगा। और यदि हम 1 डिग्री की बात करें तो हमें 4 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। यदि हम किसी भी देशांतर रेखा से 1 डिग्री दूर है, यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी यदि 1 डिग्री है, तो वहां के समय में 4 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। तो अपना जवाब होगा 15 डिग्री, द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर एक दिन के 12 बजे हैं, यानी दिन के 12 बजे हैं, तो उसी समय भारत का मानक समय क्या होगा। जब हमने ग्रीनविच लाइन के बारे में पढ़ा तो हमने पढ़ा कि वह 0 डिग्री पर स्थित है और वह एक समय को इंडिकेट करती है। तिथि रेखा ही है यहाँ पर भी, वैसे भी चलो यहाँ पर भी समय ही दिखा जा रहा है। अभी 180 वाला क्वेश्चन आगे आएगा शायद। तो ये कह रहा है यदि ग्रीनविच लाइन पे यदि 12 बज रहे हैं तो भारत में समय क्या होगा। तो भारत का समय ग्रीनविच लाइन से हमें पता होना चाहिए कि 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। तो यदि वहां पर 12 बज रहे हैं तो अपने भारत में उस समय बज रहे होंगे शाम के 5:30 या सुबह के 5:30। देखो दो ऑप्शन बिल्कुल एक से दिए गए हैं यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए। ये तो समझ में आ गया कि 5.5 घंटे आगे है। तो अब आगे है तो यदि वहां पे लिखा हुआ है कि दिन के 12 बज रहे हैं तो कितना बजेगा, आगे बढ़ेगा टाइम, आगे बढ़ेगा तो शाम के 5:30 बज रहे होंगे। यहां पर समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जरूरी नहीं है कि प्रश्न में 12 लिखा ही आए, हो सकता है प्रश्न में 1 लिखा हुआ है। तो क्या जब भी हमारा जवाब 5:30 होगा शाम के, तब नहीं होगा। तो उसके लिए क्या याद रखना है हमें, कुछ भी समय वह हमसे पूछे हमें पता होना चाहिए कि भारत का जो मानक समय है वह ग्रीनविच लाइन से यानी जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। तो हमें जो भी समय दिया जाएगा उसमें 5.5 घंटे जोड़कर हम अपने भारत का समय निकाल सकते हैं। तो यह वाली लाइन हमें याद रखनी जरूरी है, जिससे कि प्रश्न में कोई भी समय दिया गया हो हम अपना समय अच्छे से निकाल सकें। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 जो हमसे पूछ रहा है कि भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है। कितना बढ़िया सवाल, अभी अभी हमने इसका जवाब आपको दे भी दिया। कितना, अब देखो दे तो मैंने दिया, मैंने बताया कि 82.5 डिग्री देशांतर। लेकिन एक बात शायद मैंने ना बताई हो, वह उत्तरी देशांतर है या पूर्वी देशांतर है या पश्चिमी देशांतर है या दक्षिणी देशांतर है। तो पूरा जवाब हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो मानक समय रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। हमारा जो देश है वह पूरब में स्थित है, इसलिए उसे पूर्वी देशांतर कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा 82.5 डिग्री ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, यह गुजरती कहां से है, यह गुजरती है इलाहाबाद से। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इलाहाबाद ऑप्शन में नहीं मिलता, तो हमें वहां पर लिखा हुआ मिलेगा नैनी। एक शहर है नैनी इलाहाबाद का, छोटा सा, जहां से ये भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर ऑप्शन में ना तो इलाहाबाद हो और ना नैनी हो तो फिर क्या रहेगा, फिर मिलेगा हमको मिर्जापुर लिखा हुआ, क्योंकि यह मिर्जापुर से होकर भी गुजरती है। और मिर्जापुर के अगर बिल्कुल ही एग्जैक्ट प्लेस वो जानना चाहता है तो अमरावती चौराहा, मिर्जापुर के अमरावती चौराहा से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है,
हम जानते हैं वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और उन 5 राज्यों का अगर आप नाम बता दें तो और मजा आ जाएगा। हम ही बता देते हैं। यूपी, देखो मैंने याद करने का क्या तरीका बताया था, हालांकि आगे पीछे हैं, लेकिन हम कैसे याद करेंगे? यूपी, एमपी, तीसरा एपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसको अरुणाचल प्रदेश मत समझ लेना। चौथा है छत्तीसगढ़, और पांचवा है अपना उड़ीसा। देखिए, अगर एग्जामिनर आपसे बहुत ही आसान प्रश्न पूछना चाहता है तो वो पूछेगा भारत की प्रमाणिक समय रेखा या भारत की मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है या किस शहर से मानी गई है, तो इलाहाबाद, नैनी या मिर्जापुर। और यदि वह उस प्रश्न को थोड़ा सा कठिन बनाना चाहेगा तो वह आपसे पूछेगा कि भारत की मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य में से होकर नहीं गुजरती है, और यहाँ पर एक ऑप्शन को हटाकर वो पश्चिमी बंगाल या झारखंड दे सकता है, क्योंकि वह पास के जो नज़दीकी राज्य हैं वह पश्चिमी बंगाल और झारखंड है, जहाँ पर ही गलती होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो यह पांचों राज्यों के नाम भी हमें याद रखने हैं, यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में बताइए। ठीक है, आकार हम जानते हैं कि बुध आकार में सबसे छोटा है, बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा है, लेकिन हमें सबके सबके क्रम याद रखने होंगे, क्योंकि प्रश्न अब ऐसे नहीं पूछा जाता कि सबसे छोटा खगोलीय पिंड ग्रह कौन सा है या सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। प्रश्न पूछा जाता है ऐसे, 4 ऑप्शन, 4 कोई भी ग्रह यहाँ पर रख दिए गए हैं, अब हमें इनके आकार पर बताने हैं। तो हम जानते हैं बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा है, तो नंबर 1 पे तो बृहस्पति आएगा। उसके बाद यूरेनस, पृथ्वी और शनि में देखना है, तो उसके बाद अपने दूसरे नंबर पर है शनि। अब यूरेनस और पृथ्वी पर आकर देखेंगे तो तीसरे नंबर पर है अपना यूरेनस, और चौथे नंबर पर पृथ्वी। तो यदि ऑप्शन देखें तो 1 2 1 1 1 2, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा। बृहस्पति सबसे बड़ा, बृहस्पति एक, फिर शनि, ठीक तो है, बृहस्पति, शनि और फिर यूरेनस और फिर अपनी पृथ्वी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। यदि इसके क्रम की बात करें तो हमें याद होने चाहिए। पहले नंबर पे कौन सा आता है? पहले नंबर पर आता है अपना बृहस्पति, क्योंकि हर प्रश्न में ये 4 ग्रह तो रखे हुए नहीं मिलेंगे, ग्रहों की क्रम बदल के दिया जा सकता है, तो हमें यह क्रम याद रखना है। दूसरे नंबर पर आता है शनि, तीसरे नंबर पर अपना अरुण, और चौथे नंबर पर वरुण। अच्छा, इन चारों को हमने बाह्य ग्रह के नाम पर भी पढ़ा था कि ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया था, 4 आंतरिक ग्रह में थे और 4 बाह्य ग्रह में थे। तो अपने जो 4 ये ग्रह मैंने लिखे हैं ये बाह्य ग्रह में आ गए। 5वें नंबर पर यदि हम आकार के अनुसार देखें तो वह आती है अपनी पृथ्वी, और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी का आकार के अनुसार कौन सा क्रम है, तो उसका 5वां क्रम है। अब 6ठे नंबर पर आती है अपनी शुक्र, और हम लोग जानते भी हैं कि पृथ्वी और शुक्र आकार में बराबर हैं, इसीलिए इनको जुड़वा बहन भी कहा जाता है या जुड़वा भी कहा जाता है। 7वें नंबर पर अपना मंगल और 8वें नंबर पर बुध। तो ये अपना आकार के अनुसार क्रम है, और मैं आपसे यही बोलूंगा कि आकार के अनुसार क्रम याद करें, और दूसरा सूर्य से दूरी के आधार पर भी इनका क्रम याद करें, क्योंकि अब वो प्रश्न नहीं पूछे जाते कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बताइए या सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह का नाम बताइए। अब कोई भी 4 ग्रह यहाँ पर आपको रखे हुए मिलेंगे और उनको हमें बांटना है उनके क्रम के अनुसार, तो यह भी हम लोग अच्छे से याद करके चलेंगे।
अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं। सूर्य को पढ़ा था, एक स्पेशल क्लास के अंदर पढ़ा था। क्या सूर्य की बाह्यतम परत को हम वर्णमंडल कहते हैं, या प्रकाश मंडल कहते हैं, कोरोना कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी विकिरण क्षेत्र कहते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं परतों के बारे में। सूर्य, जिसको दो परतों में बांटा हमने, आंतरिक परत और बाह्य परत। आंतरिक परतों को तीन पार्टों में बांटा। कोर, जिसको कोर भी पढ़ा हमने। उसके बाद विकिरण, रेडिएशन पढ़ा जिसको हमने। और उसके बाद संवहन। इन तीन परतों को हमने आंतरिक परत के अंदर रखा था। सबसे ज्यादा तापमान कोर का होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, यह हमने पढ़ा। विकिरण का तापमान कम हो जाता है, जो 2 से 7 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक ही रह जाता है। और संवहन का तापमान और कम देखने को मिलता है, 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक। यदि बाह्य परत की बात करें तो सबसे पहले, या समझे कि संवहन के बाद जो आती है वो आता है अपना प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल, और जहां पर तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। प्रकाश मंडल का तापमान और कोर का तापमान अधिकतर पूछा जाता है। बाकी आप तापमान याद करें या ना करें, लेकिन कोर का तापमान और प्रकाश मंडल का तापमान डिजिट में जरूर याद रखें। प्रकाश मंडल के बाद अपना आता है वर्णमंडल, जहां पर तापमान बढ़ जाता है और 7700 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और इसकी सबसे बाह्यतम परत, जो आज का हमारा प्रश्न भी है, जिसे कहा जाता है कोरोना, और जिसका तापमान 5 लाख डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो हमारा प्रश्न, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? उसको हम कोरोना कहते हैं, सूर्य क्रीट भी कहते हैं, सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। और हमेशा यह हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही अच्छे से दिखाई देती है। उम्मीद है रिकॉल आपको अच्छे से हो गया होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, जो हमसे पूछ रहा है कि रूस में कितनी मानक समय रेखा है। कितनी समय रेखा है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि एक देश की एक ही मानक समय रेखा होती हो। यदि कोई देश चौड़ाई में ज्यादा बड़ा है तो वह अपने यहाँ पर एक से ज्यादा समय रेखाएं मानकर चलता है, जिससे कि उसके देश में रहने वाले लोगों को समय के अनुसार कोई परेशानी ना हो। तो यदि एक की बात करें तो हालांकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास एक ही मानक समय रेखा है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ दो ही देशों की बात करेंगे, एक अपने भारत की और दूसरी अपने श्रीलंका की। क्यों? क्योंकि दोनों की मानक समय रेखा एक ही है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसीलिए हम दोनों की बात कर रहे हैं। यदि 6 की बात करें तो 6 कनाडा देश के अंदर है, 6 मानक समय रेखा कनाडा देश के अंदर हैं। यदि 7 मानक समय रेखा की बात करें तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इनके पास अपनी 7 मानक समय रेखाएं हैं। तो बात आती है रूस, जिसके पास सबसे ज्यादा है, वह है 11। तो हमारे सवाल नंबर 10 का जवाब होगा ए, और जिसमें लिखा हुआ है 11, और यह किसके पास है? यह रसिया के पास है। रूस के पास सबसे ज्यादा मानक समय रेखा है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्रश्न नंबर 10। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो हमसे पूछ रहा है कि डायमंड रिंग की घटना होती है प्रत्येक अमावस्या के दिन। अभी देखो कितना अच्छा सवाल, एकदम मतलब घुमा के पूछा गया है। इसका जवाब मैंने अभी एक पिछले प्रश्न में आपको दिया था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चलें तो वहां पे उस तरीके का ऑप्शन ही नहीं पूछा गया। यदि ऑप्शन ऐसा लगा हुआ होता तो हम बता देते। अब ऑप्शन देखते हैं।
प्रत्येक अमावस्या के दिन होती है, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन होती है, या सूर्य ग्रहण के दिन होती है, या चंद्र ग्रहण के दिन होती है? सबसे पहले समझेंगे कि डायमंड रिंग ये घटना है क्या। डायमंड रिंग की घटना को हम आसान भाषा में कोरोना कहते हैं, जिसको हम सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। इसलिए एक ही ग्रह या एक ही उपग्रह या जिस भी कोई भी खगोलीय पिंड है जिसके एक से ज्यादा नाम हैं, तो हमें उसके सारे नाम याद करने होंगे, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी नाम से उसको पूछ सकता है। और यहां पर पूछा गया है डायमंड रिंग, यह तीनों एक ही घटना को दर्शा रहे हैं। अभी डायमंड की जगह डायमंडल हो जाता, डायमंड रिंग। ठीक है जी। तो कोरोना, मैंने कहा था कि कोरोना जो है सूर्य की बाह्यतम परत है, और वह हमें कब दिखाई देती है? वह हमें दिखाई देती है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो डायमंड रिंग की घटना हमें कब दिखाई देगी? सूर्य ग्रहण के दिन। लेकिन ऊपर के दो ऑप्शन और देखो, आप मुझे ये बताओ कि सूर्य ग्रहण पड़ता कब है? सूर्य ग्रहण जब पड़ता है उसकी क्या स्थिति होती है? सूर्य के और बाकी जो सूर्य तो एक कोने पर रहता ही है, उसके बाद बीच में क्या रहता है? पृथ्वी या मंगल। अगर सूर्य ग्रहण की बात करें तो यहां पर क्या है? सन। और यहां पे क्या आ गया? मून। और यहां पे क्या है अपना? अर्थ। अब सूर्य की किरणें जो मून ने रोक ली हैं, जो नहीं जाने दी इस वाले पार्ट पर, यहां पर क्या पड़ेगा? यहां पर पड़ेगा सूर्य ग्रहण। मैंने बताया था कि सूर्य ग्रहण जब भी पड़ेगा वह हमेशा अमावस्या के दिन ही पड़ेगा, और इसीलिए यहां पर प्रत्येक अमावस्या ऑप्शन दिया गया है। यदि यहां पर ऑप्शन होता सिर्फ अमावस्या के दिन तो हमारा जवाब सही हो सकता था, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को तो सूर्य ग्रहण नहीं पड़ता, तो इसीलिए यहां पर ऑप्शन में प्रत्येक अमावस्या दिया गया है, कंफ्यूज करने के लिए कि ये तो कंफर्म है कि सूर्य ग्रहण के ही दिन पड़ता है, लेकिन सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? अमावस्या के दिन। तो हमारा जवाब रहेगा सूर्य ग्रहण। यहाँ पे हमें तीन चार घटनाएं भी याद रखनी है, युति, व्युति, रेखिक और सिजगी। उसमें क्या होता है? उसमें तीनों खगोलीय पिंड एक सीधी रेखा में होते हैं। इसको हम सिजगी की घटना कहते हैं या रेखिक घटना कहते हैं। युति और व्युति में थोड़ा सा डिफरेंस है। युति घटना जब होती है जब बीच में अपना मार्स होता है। ये मार्स क्यों लिख दिया मैंने? अच्छा, मून है ये। ठीक ठीक ठीक, अपना मून होता है। और व्युति की घटना जब होती है जब अपनी पृथ्वी बीच में आ जाती है और चंद्रमा साइड में चला जाता है। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी तो मैंने डीपली सारा क्लास में कराया हुआ है। प्रश्न नंबर 12, सूर्य ग्रहण के दौरान निम्नलिखित में से कौन केंद्र में होता है? ये लीजिए, ये तो मैंने आपको सारा बता दिया। कौन रहता है केंद्र में? पृथ्वी, चंद्रमा या सूर्य? भाई एक ग्रह, सूर्य तो अपना फिक्स है, ये तो कहीं जाना नहीं, ये तो यहां रहेगा। बाकी दोनों के ही बदलते रहते हैं क्या? क्रम। तो हमें याद रखना है कि सूर्य ग्रहण के समय बीच में कौन रहता है? बीच में रहते हैं अपने चंद्रमा मामा, जो रोक लेते हैं सूर्य के प्रकाश को पहुंचने तक पृथ्वी तक। और जहां सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है उसी क्षेत्र में पड़ता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण पूर्णिमासी के दिन ही पड़ता है, और इस समय किसकी घटना होती है? युति की घटना होती है, सिजगी की घटना होती है, और रेखिक घटना घटित हो रही होती है। जरूरी नहीं है कि यह प्रत्येक अमावस्या के दिन ही पड़े, इसके लिए स्पेशल दिन होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं? यदि मैं कम से कम सूर्य ग्रहण की बात करूं, कम से कम ग्रहण, तो वह पड़ते हैं 2। और इन दो में जरूरी नहीं है कि एक चंद्र ग्रहण हो और एक सूर्य ग्रहण, हो सकता है कि ये दोनों ही सूर्य ग्रहण हो। ठीक है, बात है अधिकतम की, तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम पड़ते हैं 7 सूर्य ग्रहण और 7 ग्रहण।
और ये दोनों मिक्स हैं, इसमें सूर्य ग्रहण भी है और चंद्र ग्रहण भी है। यदि मैं सूर्य ग्रहण की समय अवधि पूछूं कि एक पूर्ण सूर्य ग्रहण कितने समय तक पड़ता है, तो हमारा जवाब रहेगा 8 मिनट। और यदि चंद्र ग्रहण की समय अवधि पूछूं कि एक पूर्ण चंद्र ग्रहण कितने समय तक पड़ सकता है, तो वह पड़ सकता है लगभग 2 घंटे तक। तो चंद्र ग्रहण ज्यादा समय लेता है और सूर्य ग्रहण कम समय लेता है, दोनों का समय भी 8 मिनट और 2 घंटे हमें याद रखने हैं। अधिकतम ग्रहण पड़ सकते हैं 7 और कम से कम ग्रहण पड़ सकते हैं 2। अपना प्रश्न, अगला प्रश्न नंबर 14 है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? हमने 2 घटनाएं पढ़ी थी, अपसौर की घटना और एक उपसौर की घटना। जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है तो उसको उपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक है तो उसको उपसौर कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। उपसौर होता कब है, नजदीक होती कब है? वह होती है 3 जनवरी को। और दूर कब होती है? 4 जुलाई को। अब देखें क्या पूछ रहा है ये हमसे। ये पूछ रहा है अधिक दूर कब होती है, तो वह होती है 4 जुलाई को। और इस घटना को नाम क्या दिया जाएगा? इस घटना को नाम दिया जाएगा अपसौर। और इसी के आधार पर मैंने बताया था कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो उसे उपभू कहते हैं, और चंद्रमा जब पृथ्वी से दूर होता है तो उसे अपभू की घटना कहते हैं। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह अच्छे से याद रखना भाई, सही में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूर कब होती है या सबसे नजदीक कब होती है, और इनके बीच की घटनाओं के बारे में भी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 16, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? और यह प्रश्न रहेगा आपके लिए। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट्स में देंगे, यह आपका HW वर्क है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आप अपने नोट्स को खोलकर देखेंगे तो वहां आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आज की क्लास में यहीं पे खत्म करते हैं। कल की क्लास में नया टॉपिक लेकर आएंगे। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।